हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 3 इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रूट है और अगर ये रूट ईरान बंद करता है तो क्या सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को ही होगा। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतने कॉशियस क्यों है एंड व्हाट आर दे अफ्रेड ऑफ, और उससे स्टॉक मार्केट्स और कमोडिटीज पे क्या असर होने वाला है। एंड लास्टली, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स which is called as BEL is one of the few stocks जो गिरते हुए मार्केट में भी ऊपर जा रहा है। लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी पैसेज है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, जिसका जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है क्योंकि उनके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान है। ये स्ट्रेट लगभग 167 किलोमीटर लंबा है और सबसे नैरो पॉइंट पे बस 33 किलोमीटर वाइड है, जहां पर सिर्फ 3 किलोमीटर वाइड शिपिंग लेन्स होती है, जहां से दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल मूवमेंट होता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग हर दिन 17 मिलियन बैरल्स ऑयल गुजरता है, जो कि पूरी दुनिया के डेली ऑयल कंजम्पशन का 20% है। इसके अलावा ग्लोबल एलएनजी ट्रेड का 1/3 हिस्सा इसी रूट से निकलता है, जिससे एनर्जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा चोक पॉइंट माना जाता है। ओपेक कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपना मैक्सिमम क्रूड ऑयल इसी रूट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं और इसका मेजर डेस्टिनेशन होता है एशिया, जिसमें इंडिया भी एक मेजर बायर है। अब ईरान थ्रेट डाल रहा है कि वो स्ट्रेट को बंद कर सकता है। रीसेंट सिचुएशन में ईरान ने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया। उनके पार्लियामेंट ने एक प्रपोजल पास किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने की बात है। ये स्टेप यूएस के एयर स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में लिया गया, जिसमें उनके न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान को टारगेट किया गया। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है और अगर ये क्लोजर होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पे मैसिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट बंद होता है तो ऑयल प्राइसेस $200 to $300 पर बैरल तक जा सकता है, जिससे एक ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर हो सकता है जो 1973 के ऑयल क्राइसिस से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसका मतलब होता है कि 20 से 25% ग्लोबल ऑयल सप्लाई और 30% एलएनजी ट्रेड सडनली रुक जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड फ्लो डिसरप्ट हो सकता है, फ्यूल शॉर्टेजेस बढ़ सकती है और मिडिल ईस्ट और अनस्टेबल बन जाएगा। अब इसके कोई लीगल और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या है? ईरान लीगली स्ट्रेट को बंद नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये एक ग्लोबल शिपिंग लेन है जहां से सब कंट्रीज को फ्री पैसेज का राइट होता है। अगर ईरान तो भी फोर्सफुली स्ट्रेट क्लोज करता है तो यूएस का 5th फ्लीट और वेस्टर्न नेवीज जैसे कि यूके, फ्रांस इस मूव का मिलिट्री रिस्पॉन्स दे सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल और एलएनजी गुजरता है, अब एक मेजर फ्लैश पॉइंट बन गया है ड्यू टू राइजिंग ईरान इजराइल टेंशंस। ईरान ने हिंट दिया है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो वो स्ट्रेट को बंद कर सकता है, लेकिन आयरनी ये है कि इस मूव का सबसे बड़ा नुकसान उसी को है क्योंकि उसके जो दोस्त है चाइना और कतार, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। चाइना का 40% एलएनजी कतार से आता है और कतार अपना मेजॉरिटी एक्सपोर्ट इसी रूट से करता है। अगर ये चोक पॉइंट बंद होता है तो चाइना को कॉस्टली स्पॉट प्राइस पे एलएनजी लेना पड़ेगा, रिफाइनरीज डिस्टर्ब होंगी और ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और लॉजिस्टिक सिस्टम्स काफी इंपैक्ट होंगे। ये स्ट्रेटेजिक मूव जियोपॉलिटिकली रिस्की भी है और इकोनॉमिकली सेल्फ डिफीटिंग भी। अब इंडिया का इस पे क्या रिएक्शन है? तो इंडिया की टोटल ऑयल इंपोर्ट कैपेसिटी इज अराउंड 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे, जिसमें से 2 मिलियन बैरल्स पर डे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने क्लैरिफाई किया है कि सिचुएशन चलते जितना भी टेंस हो, इंडिया की फ्यूल सप्लाई कंप्लीटली स्टेबल है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लीडरशिप में इंपोर्ट रूट्स डाइवर्सिफाई किए गए हैं। पुरी जी ने ये कहा है कि अब इंडिया का लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास काफी वीक्स का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, सो देयर इज नो कॉज फॉर अलार्म। पीएम मोदी ने
ईरान के नए प्रेसिडेंट पेजिशकिन के साथ 45 मिनट लॉन्ग फोन कॉल किया, जिसमें उन्होंने रीसेंट टेंशन्स पर कंसर्न एक्सप्रेस किया और बोला कि इंडिया हमेशा पीस, ह्यूमैनिटी और डायलॉग के साइड में रहेगा। मोदी जी ने डायरेक्ट बोला है कि इंडिया स्टैंड्स फॉर पीस एंड ह्यूमैनिटी और दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक सोल्यूशन पे जोर दिया गया है। अब ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट देखते हैं। अगर स्ट्रेट बंद होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक करेंगे, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपी प्रेशर में आएगा और फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगा। ओवरऑल इन्फ्लेशन ट्रिगर हो सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम भी डोमेस्टिक लेवल पे बढ़ने लग सकते हैं। लेकिन इंडिया ने काफी पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू किया था। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स दैट इज एसपीआरस बनाए गए। रशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हुआ और रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे फास्ट ट्रैक पे काम किया गया है। अब इस सब का कंक्लूजन क्या है या हमें क्या समझना चाहिए? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल लाइफलाइन है। अगर ये क्लोज होता है तो ग्लोबल मार्केट्स हिला देने वाली सिचुएशन बना दे सकती है। और ईरान का थ्रेट सीरियस है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर और सेल्फ लॉस के फियर से उसका एग्जीक्यूशन मुश्किल है। और इंडिया सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। पीएम मोदी डिप्लोमेसी से मैटर डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी के लिए इंडियन सिटीजन्स के लिए फ्यूल सप्लाई स्टेबल है, लेकिन ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है जिसे कंसिस्टेंटली ट्रैक करना होगा। अब आज की अगली खबर। आज के टाइम पे दुनिया के सेंट्रल बैंक्स एक ट्रिकी पोजीशन में है। कहीं इंटरेस्ट रेट्स होल्ड किए जा रहे हैं तो कहीं कट्स हो रहे हैं। इसके पीछे कई रीजंस है, जैसे ट्रम्प के नए टैरिफ्स, इन्फ्लेशन का प्रेशर, वॉर जोन टेंशंस और ओवरऑल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं क्या हो रहा है। तो मेजर सेंट्रल बैंक्स का डिसीजन समझते हैं ओवरऑल। पहले देखते हैं यूएस फेडरल रिजर्व दैट इज फेड ने क्या डिसीजंस लिए। उन्होंने रेट्स को होल्ड पे रखा है। फेड ने अपना बेंचमार्क रेट 4.25 टू 4.5% पे होल्ड किया है, जो पिछले दिसंबर से सेम चल रहा है। अब अगर डाइवर्जेंस इन व्यूज देखते हैं तो मार्च में 4 पॉलिसी मेकर्स कह रहे थे कि रेट कट होंगे। अब 7 लोग कह रहे हैं कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है इस साल। आने वाले साल के प्रोजेक्शंस देखते हैं। 2025 को 50 बीपीएस का कट एक्सपेक्टेड है और 26-27 में दो बार 25 बीपीएस का रेट कट एक्सपेक्टेड है। अब नए फोरकास्ट देखते हैं जो ट्रम्प के टैरिफ्स के बाद आए कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने वाली है, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब देखते हैं बैंक ऑफ जापान ने क्या कहा। उन्होंने रेट को 0.5% पे होल्ड किया है, जो वर्ल्ड के लोएस्ट रेट्स में से एक है। बॉन्ड बाइंग रिड्यूस किया है। हर क्वार्टर $200 बिलियन का बॉन्ड परचेज रिड्यूस किया है ताकि मार्केट स्टेबल रहे। और अगर इकोनॉमी रिकवर करती है तो रेट हाइक भी कंसिडर किया जा सकता है। अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें तो रेट होल्ड है एट 4.25%। अगस्त में रेट कट पॉसिबल है क्योंकि 2025 में पहले ही 2 रेट्स कट हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या डर है दुनिया को। तो पहले तो ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। फेड चेयर पावेल ने कहा है कि टैरिफ्स का बर्डन मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर्स तक सब पे पड़ेगा। जापान और चाइना के एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं। जापान के एक्सपोर्ट्स 8 मंथ्स में पहली बार गिरे हैं, इवन आफ्टर हाई वॉल्यूम्स। डिस्काउंट्स दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। अब अगर मिडिल ईस्ट टेंशंस की बात करते हैं तो इजराइल ईरान का वॉर और ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल पे IAEA की मॉनिटरिंग फेलियर, दोनों चीजें ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को और ऊपर ले जा सकती है। और अब हाईली अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड हो चुका है। VOE गवर्नर ने कहा है कि दुनिया की हालत ऐसी है कि फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है। रेट्स थोड़े थोड़े कट तो हो रहे हैं, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा है। अब देखते हैं कि मार्केट्स पे इसका क्या असर पड़ रहा है। अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें तो जापान के बॉन्ड मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई है। JGBs, जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स में स्पाइक आया है और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट दिख रहा है। यूएस और यूरोप के बॉन्ड मार्केट्स भी इस वोलेटिलिटी से अफेक्ट हुए हैं। अगर इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो अप्रैल में ट्रम्प टैरिफ्स के बाद जो शॉक था उसे रिकवरी हो गई है, बट अब इन्वेस्टर्स का फोकस सेंट्रल बैंक्स के गाइडेंस पे है। इफ यू टॉक अबाउट गोल्ड विच इज द सेफ हेवन चैंपियन, जनवरी से लेके अब तक 30% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने। पिछले 2 महीनों में गोल्ड डबल हो गया है और सेंट्रल बैंक्स भी मेजर बायर्स बन रहे हैं। 1000+ टन हर साल बाय करते हैं और 2025 में भी बाइंग कंटिन्यू होने की उम्मीद है। अब देखते हैं इंडिया का क्या पोजीशन है इस सब में। RBI ने 50 BPS रेट कट कर दिया है। जब दुनिया वेट कर रही थी, RBI ने प्रोएक्टिव होकर रेट कट किया
और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने भी बोला है कि ग्लोबल सिचुएशन फ्रजाइल है और फ्लूइड भी है। अब देखते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है। अगर यूएस फेड रेट कट करता है तो इंडिया में एफआईआईज इनफ्लो बढ़ने की संभावना है। पॉजिटिव सेंटिमेंट का एनवायरनमेंट बन सकता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा रिस्क यही है कि ट्रम्प का ट्रेड पॉलिसी क्या होगा और यूएस इंडिया ट्रेड डील का आउटकम अभी भी एक बिगेस्ट वॉच पॉइंट बन के रह चुका है। और आज की आखिरी न्यूज, बीईएल स्टॉक दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में तेज रफ्तार क्यों आई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक रिसेंटली काफी शार्प रैली देख रहा है और इसका एक मेजर रीजन है कि बीईएल को अब सेंसेक्स में इंक्लूड किया जा रहा है, जो आज मतलब 23 जून से इफेक्टिव होगा। ये मूव ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को काफी बूस्ट किया है। उसका रीजन नंबर 1, सेंसेक्स इंक्लूजन। बीईएल को सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक की जगह इंक्लूड किया जा रहा है। जब भी कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स में कोई स्टॉक ऐड होता है तो उसमें इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स की तरफ से मैसिव पैसिव इनफ्लो होते हैं, क्योंकि उनको इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। नुवामा का एस्टिमेट है कि बीईएल में $378 मिलियन तक का इनफ्लो आ सकता है, जो उसके डेली ट्रेडेड वॉल्यूम का 2.8x है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक में और भी बाइंग प्रेशर बन सकता है। दूसरा रीजन, डिफेंस सेक्टर में भी मजबूत पोजीशन है। क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है बीईएल को? कंपनी के पास 71,500 करोड़ का एग्जिस्टिंग ऑर्डर बैकलॉग है। अगले 1-2 सालों में और 1.1 लाख करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइंस में है और बीईएल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए सप्लाई करता है। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का भी पुश स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स, सेल्फ रिलायंस और एक्सपोर्ट बूस्ट। बीईएल की मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रही है और उनका स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल और लोकलाइजेशन इनिशिएटिव्स को दिखाता है। एंड रीजन नंबर 3, स्टॉक ऑलरेडी मोमेंटम पे है। बीईएल का स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है। पिछले 6 महीने में 41% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने में 9% का जंप किया है। पूरे साल का रिटर्न देखते हैं तो 34% के आसपास रहा है। ये मोमेंटम मेनली इंडिया पाकिस्तान टेंशन, डिफेंस बजट हाइक्स और अब सेंसेक्स इंक्लूजन जैसे पॉजिटिव ट्रिगर्स के फ्यूल से हुआ है। अब अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स को भी हम ट्रैक करते हैं तो वो ये है, अगर गवर्नमेंट डिफेंस कैपेक्स डिले करती है तो एग्जीक्यूशन स्लो हो सकता है। अगर मार्केट में ओवरऑल करेक्शन आता है तो इवन बीईएल जैसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं और किसी क्वार्टर में अगर मार्जिन या रेवेन्यू मिस होता है तो टेम्पररी सेल ऑफ आ सकता है। अब चलते हैं हमारे न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्विक न्यूज का एक्सेस मिल सकता है। जैसे मेट्रो ब्रांड्स partners with Clarks for exclusive distribution in India. Metro Brands has announced a strategic partnership with Clarks, securing exclusive distribution rights for Clarks products in India. उसके बाद हम देख सकते हैं कि multiple companies are set to launch IPOs in late June. 3 companies जो है Kalpataru Limited, Global Civil Projects Limited and El Barry Industrial Gases are set to launch their IPOs on Tuesday. And we also have HDB Financial's IPO that is coming on Wednesday. तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि Bemco Hydraulics to discuss stock split and bonus issue. They have scheduled a meeting on 30th June to discuss the possibility of an equity share split and issuing bonus. The company will consider these potential corporate actions during the upcoming meeting. So ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज़ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे न्यूज़ फ्लैश सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे आज का जो टॉप गेनर है वो है बीईएल, विच इज अप बाय 3.1%, जिसके रीजंस हमने अभी ऊपर वाले न्यूज में दिखे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ट्रेंट भी एक टॉप गेनर रहा है, विच इज अप बाय 3.77%. वी कैन सी हिंडाल्को इज अप बाय 1.89%. Eternal is up by 0.5%. Bajaj Finance is up by 1.16%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करते हैं तो Infosys is down by 2.4%. हम देख सकते हैं Mahindra and Mahindra is down by 1.65%. HCL Tech is down by 2.11%. L&T is down by 2.14%. We can see ITC is down by 1.11% as well. So these have been the top losers for today. हम देख सकते हैं कि IT stocks काफी आज डाउन है, हम वही देखेंगे इंडाइसेस में, बट these have been the top gainers and losers for today. अगर हम FIDI डेटा देखते हैं तो as of 20th June 2025,
FII ने बहुत ज्यादा बाइंग की है ऑफ अराउंड 7,940 करोड़, whereas DIIs ने सेलिंग किया है ऑफ 3,050 करोड़. If you look at the MTF insights, as of June 19, 2025, हम देख सकते हैं कि industry MTF book stands at 84,371 crores. Positions added are 5,632 crores. Positions liquidated are 5,799 crores. So the net book liquidation is 167 crores. जिसमें से सबसे ज़्यादा exposed companies are Tata Motors, Hindustan Aeronautics, Jio Financial Services, Mazagon Dock, State Bank of India, and Varman Beverages. If we look at the top deliveries for today, हम देख सकते हैं the top 5 deliveries are Titan, Hindustan Unilever, HDFC Bank, ICICI Bank, and Nestle, which range from 83% to 80%. अगर अब हम हमारे धन के होम पेज पर जाते हैं, वहाँ पे हमें की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का एक सेक्शन दिखता है, जहाँ पे हमें दिखता है कि किस इंस्ट्रूमेंट का या किस इंडाइसेस का कल एक्सपायरी है. सो एज ऑफ जून 24, 2025, सेंसेक्स का और BSE बैंक एक्स का मंथली एक्सपायरी है. अब जाते हैं धन चार्ट्स पे, एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे कि हम देख सकते हैं आज का भी एक डोजी कैंडल दिखा है एंड वी हैव मतलब हमने बंद किया है 140 पॉइंट्स इन द रेड फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग. बट फिर भी हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट ही रहा है आज मार्केट में. वो उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही क्लोज हुआ है, बट फिर भी वो एक डोजी कैंडल है क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू द वॉर, क्योंकि अमेरिका भी अब वॉर में एंटर हो चुका है एंड दैट इज वाई वी कैन सी अ डोजी कैंडल which has been formed. So we can see that Nifty opened around 24,939, made a high of 25,057, made a low of 24,824, but eventually closed around 24,971. मतलब जहाँ वो ओपन हुआ उसके बाद कुछ ही पॉइंट्स ऊपर वो बंद हुआ. If you look at Sensex showed the same things. Sensex भी 511 points in the red close हुआ है from Friday's closing. So Sensex opened around 81,704, made a high of 82,169 and closed around 81,896. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही बंद हुआ है और उसका RSI is at 53. अगर हम इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज द गेनर्स आर निफ्टी CPSE which is up by 0.79%, Nifty Mid Cap is up by 0.38%, Commodity is up by 0.28%, Nifty Next 50 is up by 0.07%, and Pharma is up by 0.06%. Very very negligible, but yeah, they have closed in the green. अगर हम लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिट निफ्टी IT ने लिया है, जैसे हमने हमारे हीट मैप में भी देखा, which is down by 1.48%. Nifty Auto is down by 0.92%, and Nifty FMCG is down by 0.74%. So these have been the top gainers and losers for today. And see you in the next one. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट्स में बताओ आप और क्या क्या जानना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू. एंड we'll see you in the next one. Until then, stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.